हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत आईएएस। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम संसदीय शासन प्रणाली में सरकार के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें जो ऊपर ऑरेंज कलर का बड़ा वाला सर्कल है, ये है राज्यसभा। सॉरी, ऊपर ऑरेंज कलर में छोटा वाला सर्कल है। ओके, ऊपर ऑरेंज कलर में छोटा वाला सर्कल है, ये है राज्यसभा। और नीचे ग्रीन कलर में जो बड़ा वाला सर्कल है, ये है लोकसभा। तो ऊपर छोटा वाला सर्कल है राज्यसभा और नीचे बड़ा वाला सर्कल है लोकसभा। फ्रेंड्स, पिछली बहुत सी क्लासों में मैं आपको इस बात को अच्छे से समझा चुका हूं कि भारत में सरकार कैसे बनती है। ओके, सो फ्रेंड्स, भारत में सरकार कैसे बनती है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि भारत में पार्टी पॉलिटिक्स है। भारत में पार्टी पॉलिटिक्स है, यानी कि दल वाली राजनीति है। तो इस बात का क्या मतलब है कि भारत में पार्टी पॉलिटिक्स है? तो इस बात का यह मतलब है कि भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब फ्रेंड्स, भारत में सरकार लोकसभा इलेक्शन यानी कि लोकसभा के चुनाव से बनती है। तो इस बात का क्या मतलब है? तो इस बात का यह मतलब है कि लोकसभा में जिस भी राजनीतिक दल को, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, वह राजनीतिक दल यानी कि वह पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाती है। ओके, सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लोकसभा में टोटल 543 मेंबर्स होते हैं और एक मेंबर एक सीट ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि एक मेंबर डेफिनेटली एक सीट पर बैठेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं। तो मेंबर्स यानी कि सदस्य और सीट, इन दोनों चीजों को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो चाहे तो आप यूं कह लें कि लोकसभा में 543 सीट्स होती हैं, या फिर आप ये कह लें कि लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं। अब फ्रेंड्स, जिस किसी भी पार्टी को, जिस किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, यानी कि लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त हो जाती है, वो राजनीतिक दल सरकार बनाता है। अब पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? तो इस बात को भी मैंने आपको पहले समझाया है कि पूर्ण बहुमत का मतलब होता है कि सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक। ओके, तो जैसे कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 543। ओके, अब हमें इस 543 का 50% कैलकुलेट करना है और इस 543 का जो भी 50% होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है? 543 का 50% कैलकुलेट करना है, यानी कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 50% कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 271.5। ओके, तो पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक। ओके, सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक। तो सदन की कुल सदस्य संख्या है 543, इसका हमने 50% कैलकुलेट किया जो का आया 271.5। तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 271.5 से ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि पूर्ण बहुमत का मतलब होता है सदन की कुल सदस्य संख्या के 50% से अधिक। तो सदन की कुल सदस्य संख्या है 543, इसका 50% हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 271.5 और हमें एक नंबर चाहिए जो कि इससे अधिक हो। तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 272। यानी कि लोकसभा में जिस किसी भी राजनीतिक दल को, जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 272 या उससे अधिक सीटें प्राप्त होंगी, वो राजनीतिक दल या वो पॉलिटिकल पार्टी देश में सरकार बनाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा कि भारत में सरकार कैसे बनती है। आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम मान के चलते हैं कि हमारे देश में 4 राजनीतिक दल हैं। यहां पर मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं ताकि मैं इस बात को आपको समझा सकूं। तो पहला राजनीतिक दल है पॉलिटिकल पार्टी ए, दूसरा राजनीतिक दल है बी, तीसरा राजनीतिक दल है सी और चौथा राजनीतिक दल है डी। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि किसी लोकसभा चुनाव में
किसी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल ए को 150 सीटें प्राप्त हुईं, यानी कि राजनीतिक दल ए के 150 कैंडिडेट्स चुनाव में जीत गए। राजनीतिक दल बी को 130 सीटें प्राप्त हुईं, राजनीतिक दल सी को 100 सीटें प्राप्त हुईं और राजनीतिक दल डी को 163 सीटें प्राप्त हुईं। ओके, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी डी को कितनी सीटें प्राप्त हुईं? 163 सीटें प्राप्त हुईं। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो भी राजनीतिक दल के पास 272 या उससे अधिक सीटें प्राप्त होंगी वो लोकसभा में सरकार बनाएगा। तो आइए अब हम जांच लेते हैं कि इनमें से कौन सा राजनीतिक दल ऐसा है जो सरकार बना सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम देखते हैं कि ए को 150 सीटें प्राप्त हुई जो कि 272 से कम है, बी को 130 सीटें प्राप्त हुई जो कि 272 से कम है, सी को 100 सीटें प्राप्त हुई जो कि फिर से 272 से कम है और डी को 163 सीटें प्राप्त हुई जो कि फिर से 272 से कम है। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी डी को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई हैं जो कि हैं 163, लेकिन ए नंबर 163 272 से कम है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी डी भी सरकार नहीं बना सकता। ओके, तो यहां पर किसी भी राजनीतिक दल को 272 या उससे अधिक सीटें प्राप्त नहीं हुई हैं। तो इस बात का यह मतलब है कि इस स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल अकेला सरकार नहीं बना सकता। तो अब मेरा सवाल है फ्रेंड्स कि देश में सरकार कैसे बनेगी। अब मेरा सवाल है कि कंट्री में गवर्नमेंट कैसे बनेगी। चूंकि सरकार बनाने के लिए लोकसभा में पूर्ण बहुमत एब्सोल्यूट मेजोरिटी की आवश्यकता होती है और लोकसभा में पूर्ण बहुमत कितना है? 272। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को ना ही तो 272 सीटें प्राप्त हुई और ना ही उससे अधिक सीटें प्राप्त हुई। जिस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हैं उसे भी 272 से बहुत कम सीटें मिली हैं। इस अवस्था में सरकार कैसे बनेगी? तो मेरा सवाल यह है कि इस अवस्था में सरकार कैसे बनेगी। तो आप लोग वीडियो को पॉज करें और 2 मिनट सोचें कि ऐसी अवस्था में सरकार कैसे बनाई जाएगी और उसके बाद मैं आपको इस बात का जवाब देता हूं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम जानते हैं कि क्या है इस प्रश्न का उत्तर। एक बात तो यहां पर बहुत क्लियर है कि कोई भी राजनीतिक दल यानी कि पॉलिटिकल पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती, यानी कि कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ मिलकर सरकार बनानी होगी। कम से कम 2 पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ मिलकर सरकार बनानी होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टी ए, बी, सी और डी। अब फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोट किसे मिले हैं? पॉलिटिकल पार्टी डी को मिले हैं और उसके बाद सबसे ज्यादा वोट्स किसे मिले हैं? पॉलिटिकल पार्टी ए को मिले हैं। पॉलिटिकल पार्टी डी को मिले हैं 163 सीट्स और पॉलिटिकल पार्टी ए को मिली हैं 150 सीट्स। ओके, तो इन आंकड़ों से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल डी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी मेन राइवल पार्टीज हैं, यानी कि प्रमुख प्रतिद्वंदी पक्ष हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी डी, राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल डी जो है वो मेन राइवल्स हैं, वो इस चुनाव में मेन प्रतिद्वंदी हैं। क्यों? क्योंकि सरकार बनाने का सबसे बड़ा दावेदार कौन है? डी है और उसके बाद सरकार बनाने का दूसरा सबसे बड़ा दावेदार कौन है? ए है। इसलिए इस चुनाव में जो मेन दुश्मन है, जो मेन प्रतिद्वंदी है वो कौन है? ए और डी। तो राजनीतिक दल डी भी ये कोशिश करेगा कि उसकी सरकार बने और राजनीतिक दल ए भी ये कोशिश करेगा कि उसकी सरकार बने। अब फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल सी की। अब आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दल सी को सबसे कम सीटें प्राप्त हुई जो कि है 100। ओके, तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि अगर राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल सी दोनों मिलकर सरकार बनाना चाहें तो क्या होगा? तो इस अवस्था में ए को मिली है 150 सीटें, सी को मिली है 100 सीटें, तो दोनों को मिलाकर कितनी सीटें मिलेंगी? दोनों को मिलाके हो जाएंगी 250 सीटें। अब फ्रेंड्स, सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए? तो सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीट और 250 चूंकि 272 से कम है इसलिए राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल सी एक साथ मिलकर सरकार नहीं बना सकते। अब फ्रेंड्स,
आइए हम बात करते हैं राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल राजनीतिक दल सी और राजनीतिक दल डी की। तो मान के चलिए फ्रेंड्स कि राजनीतिक दल डी है ए और यह है राजनीतिक दल सी। अगर पॉलिटिकल पार्टी डी और पॉलिटिकल पार्टी सी साथ मिलकर सरकार बनाना चाहें तो इस अवस्था में क्या होगा। तो डी को मिली है 163 सीट्स और सी को मिली है 100 सीट, यानी कि दोनों को साथ मिला के कितनी सीट्स मिली हैं, 263 सीट्स। लेकिन फ्रेंड्स 263 जो नंबर है वो फिर से 272 से कम है। ओके, जो 263 नंबर है वो 272 से कम है, यानी कि राजनीतिक दल डी भी सी के साथ सरकार नहीं बना सकता और ए भी सी के साथ सरकार नहीं बना सकता, और बी को तो ए और डी से वैसे भी कम सीट मिली है, यानी कि बी भी सी के साथ सरकार नहीं बना सकता। तो इस कहानी से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक दल ए, राजनीतिक दल बी, राजनीतिक दल डी तीनों सी के साथ मिलकर सरकार तो नहीं बना सकते। यानी कि इस चुनाव में अगर हमें दो पार्टियों का गठबंधन बनाना है तो इस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टी सी जो है उसको हम इग्नोर कर देंगे, राजनीतिक दल सी को हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सी जो है उसके साथ अगर ए मिल जाए तो भी सरकार नहीं बनेगी और उसके साथ डी मिल जाए तो भी सरकार नहीं बनेगी। यानी कि ना तो ए सी के साथ मिलकर सरकार बना सकता है, ना ही डी सी के साथ मिलकर सरकार बना सकता है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने ये निष्कर्ष निकाला कि सरकार बनाने में राजनीतिक दल सी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी सी की भूमिका नहीं रहेगी, क्योंकि चाहे वो ए के साथ मिल जाए चाहे वो डी के साथ मिल जाए सरकार नहीं बनाई जा सकती। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि राजनीतिक दल सी को इग्नोर कर दिया। अब आइए फ्रेंड्स हम आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है पॉलिटिकल पार्टी ए, ये है पॉलिटिकल पार्टी बी और ये है पॉलिटिकल पार्टी डी। अब फ्रेंड्स यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल कौन सा है? यहां पर सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है बी। अब राजनीतिक दल बी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी बी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? तो फ्रेंड्स मान के चलिए कि यदि राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी साथ मिलकर सरकार बनाना चाहें तो क्या होगा। तो राजनीतिक दल ए को मिली 150 सीट और बी को मिली 130 सीट, यानी कि दोनों को साथ मिलकर कितनी सीट मिली, 280 सीट, और 280 जो है वो 272 से अधिक है। इसलिए राजनीतिक दल ए यदि राजनीतिक दल बी के साथ मिल जाए तो ये दोनों साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। ओके, यानी कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी साथ मिल जाए तो ये दोनों साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं डी के साथ क्या सीन है। तो ये है राजनीतिक दल डी और ये है राजनीतिक दल बी। तो पॉलिटिकल पार्टी डी को मिली 163 सीट और पॉलिटिकल पार्टी बी को मिली 130 सीट, और इन दोनों को साथ मिलाकर कितनी सीट मिली है कुल 293, और 293 जो नंबर है वो 272 से अधिक है। यानी कि राजनीतिक दल डी और राजनीतिक दल बी दोनों साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। तो इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकालें? इस बात से हम ये निष्कर्ष निकालेंगे कि राजनीतिक दल बी जो है, पॉलिटिकल पार्टी बी जो है, वो इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि अब राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल डी दोनों के जो लीडर्स हैं, दोनों के जो मुखिया हैं, अब वो ये चाहेंगे कि राजनीतिक दल बी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी बी उनकी पार्टी को समर्थन दे। ओके, यानी कि अब पॉलिटिकल पार्टी ए भी ये चाहेगी कि पॉलिटिकल पार्टी बी उसे समर्थन दे, और पॉलिटिकल पार्टी डी भी ये चाहेगी कि राजनीतिक दल बी पॉलिटिकल पार्टी डी को अपना समर्थन दे। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल बी जिसको भी समर्थन दे देगा उस राजनीतिक दल की सरकार बन जाएगी। यदि बी ने ए को समर्थन दिया तो ए की सरकार बन जाएगी, और यदि बी ने डी को समर्थन दिया तो डी की सरकार बन जाएगी। तो अब क्या होगा फ्रेंड्स कि राजनीतिक दल ए का जो प्रमुख होगा यानी कि जो लीडर होगा वो राजनीतिक दल बी के प्रमुख के पास जाएगा और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखेगा कि आप हमें समर्थन दें, हम आपका हर प्रकार से सहयोग करेंगे, हम आपको बहुत सारे मंत्री पद देंगे और जो भी वो उस प्रस्ताव में रखे। ओके, उसके अलावा बिल्कुल इसी तरह से राजनीतिक दल डी का जो प्रमुख होगा वो भी राजनीतिक दल बी के लीडर के पास जाएगा और उसके सामने अपना प्रस्ताव रखेगा कि आप हमें समर्थन दें, हम दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे और इस प्रकार से हम देश का प्रशासन चलाएंगे। अब फ्रेंड्स राजनीतिक दल बी का जो मुखिया है यानी कि जो प्रमुख है उसे जिस किसी का भी प्रस्ताव पसंद आए वो उसके प्रस्ताव को हाँ कह सकता है और उस राजनीतिक दल की सरकार बन जाएगी। तो मान के चलिए कि राजनीतिक दल ए का
प्रमुख ने जो प्रस्ताव दिया वो ज्यादा अच्छा लगा, तो राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी, ओके, तो राजनीतिक दल बी ने राजनीतिक दल ए को अपना समर्थन दे दिया और ए और बी ने साथ मिलकर क्या बना ली, सरकार बना ली। ओके, तो राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी ने मिलकर सरकार बना ली और इस तरह की सरकार को हम कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, इस तरह की सरकार को हम क्या कहते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार। ओके, तो चूंकि ये सरकार दो पॉलिटिकल पार्टीज, दो राजनीतिक दलों के गठबंधन से बनी है, उनके कोलिशन से बनी है, इसलिए इस सरकार को हम कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट या फिर गठबंधन सरकार। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनती है। सो आइए अब हम आगे चर्चा करते हैं, यानी कि अब सरकार बन गई, अब सरकार बनने के बाद क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, सो यहां पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में कि राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए और पॉलिटिकल पार्टी बी ने संग मिलकर क्या किया, सरकार बना ली। अब फ्रेंड्स, चूंकि इन्होंने संग मिलकर सरकार बनाई है तो ये संग मिलकर प्रशासन भी करेंगे। ओके, अब फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि आम बोलचाल की भाषा में सरकार को क्या कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में मंत्री परिषद, ओके, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को ही सरकार कहते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर मंत्री परिषद को ही सरकार कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी ने साथ मिलकर मंत्री परिषद का निर्माण किया है। अब फ्रेंड्स, चूंकि राजनीतिक दल ए को कितनी सीट मिली थी, राजनीतिक दल ए को 150 सीट मिली थी और राजनीतिक दल बी को 130 सीट मिली थी, यानी कि इनमें से बड़ा राजनीतिक दल कौन सा है, राजनीतिक दल ए बड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको लोकसभा में अधिक सीटें प्राप्त हैं। तो अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ओके, तो अब राजनीतिक दल ए का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनेगा। पॉलिटिकल पार्टी ए का जो लीडर है वो प्रधानमंत्री बनेगा और एक बार पॉलिटिकल पार्टी ए का जो लीडर है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, उसके बाद वो अपने मंत्रियों का चुनाव करेगा। ओके, अब फ्रेंड्स, चूंकि सरकार राजनीतिक दल ए और बी दोनों ने मिलकर बनाई है, इसलिए मंत्रियों का चुनाव राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी दोनों में से ही किया जाएगा। ओके, अब मान के चलिए फ्रेंड्स कि राजनीतिक दल ए का मुखिया जो है वो क्या बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गया। अब उसको अपने मंत्रियों का चुनाव करना है। अब जो राजनीतिक दल बी का मुखिया है वो क्या कहता है कि सर मुझे होम मिनिस्टर बनना है, यानी कि गृह मंत्री बनना है, और अगर आप मुझे गृह मंत्री नहीं बनाओगे तो मैं आपसे अपना समर्थन वापस ले लूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री की राय है कि वो राजनीतिक दल बी के मुखिया को गृह मंत्री बनाना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री राजनीतिक दल बी के मुखिया को गृह मंत्री बनाना नहीं चाहते। प्रधानमंत्री की राय ये है कि राजनीतिक दल से ए से किसी व्यक्ति को होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री बनाया जाए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बी का मुखिया इस बात की जिद पर अड़ा हुआ है कि मुझे गृह मंत्री बनना है और यदि आप मुझे गृह मंत्री नहीं बनाओगे तो मैं अपना समर्थन वापस ले लूंगा, और यदि मैंने अपना समर्थन वापस लिया तो ऐसी अवस्था में आपकी सरकार गिर जाएगी। मैं जाकर डी को समर्थन दे दूंगा और उस अवस्था में क्या होगा, यदि मैंने डी को समर्थन दिया तो डी और बी हम दोनों मिलकर सरकार बना लेंगे। तो वो लोग मुझे गृह मंत्री का पद देने को तैयार हैं, तो आप दोगे या नहीं? तो ऐसी अवस्था में क्या होगा फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव बनाया जाएगा और प्रधानमंत्री को इस दबाव में आकर राजनीतिक दल बी के मुखिया को गृह मंत्री का पद देना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि राजनीतिक दल बी ने यह मांग की है कि डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री, उसके अलावा हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री, उसके अलावा रेलवे मिनिस्टर यानी कि रेल मंत्री। ओके, ये तीनों के तीनों जो पद हैं वो भी किसको दिए जाए? ये तीनों के तीनों पद भी राजनीतिक दल बी के किसी व्यक्ति को दिए जाएं। लेकिन अब प्रधानमंत्री फिर से कह रहे हैं कि ठीक है, आप हेल्थ मिनिस्ट्री रख लो, स्वास्थ्य मंत्रालय रख लो, रेलवे मिनिस्ट्री रख लो यानी कि रेल मंत्रालय रख लो, लेकिन जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, रक्षा मंत्रालय है, उसे मैं किसी राजनीतिक दल ए के व्यक्ति को देना चाहता हूं। लेकिन अब फिर से ये लोग क्या करेंगे, ये लोग फिर से सरकार प्रधानमंत्री पर दबाव बनाएंगे। तो अब राजनीतिक दल बी के लोग कहेंगे कि यदि आप हमें
डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्रालय दे रहे हो तो ठीक है, और यदि आप नहीं दोगे तो हम क्या करेंगे, हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे, और यदि हमने अपना समर्थन वापस लिया तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी अवस्था में प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ेगा कि डिफेंस मिनिस्ट्री यानी कि रक्षा मंत्री का पद भी राजनीतिक दल बी के किसी व्यक्ति को देना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स, मैं आपको इस स्टोरी से समझाना चाहता हूं कि यदि सरकार कोलिशन गवर्नमेंट है, यदि सरकार मिलीजुली सरकार है, तो जो दूसरा राजनीतिक दल है या फिर जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, क्योंकि कोलिशन या गठबंधन जरूरी नहीं है कि केवल 2 पार्टीज का ही हो। कोलिशन या गठबंधन 2 से अधिक पार्टियों का भी हो सकता है, 4 पार्टी का भी हो सकता है, 5 पार्टी का भी हो सकता है। तो यदि कोई सरकार गठबंधन सरकार है, कोलिशन गवर्नमेंट है, तो इस अवस्था में जो दूसरे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने गठबंधन को समर्थन दिया है, वो लगातार प्रधानमंत्री पर दबाव बनाते हैं और प्रधानमंत्री पर दबाव बनाकर अपनी नाजायज शर्तों को भी मंजूर करवा लेते हैं। तो ऐसी अवस्था में प्रधानमंत्री का पद बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। तो आइए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जिसके थ्रू आप इस बात को और अच्छे से समझ सकें। सो फ्रेंड्स, यहां स्क्रीन पे आप एक डायग्राम देख सकते हैं जिसमें कि मैंने इस बात को दर्शाया है कि राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी के गठबंधन ने सरकार बनाई है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, यानी कि बहुत सारे स्टेट्स हैं। ओके, जैसे कि मध्य प्रदेश एक राज्य है, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, केरला एक राज्य है, तमिलनाडु एक राज्य है। इस प्रकार से भारत में बहुत सारे राज्य हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं किसी भी राज्य का नाम नहीं लूंगा, बल्कि हम एक इमेजिनरी राज्य को इमेजिन करेंगे। तो मान के चलिए कि एक राज्य है स्टेट एक्स। ओके, इस राज्य का नाम क्या है, एक्स। और ये जो राज्य है, मान के चलिए इसमें राजनीतिक दल डी की सरकार है। ओके, तो इसमें किसकी सरकार है, राजनीतिक दल डी की सरकार है। तो जैसे कि हमारे यहां केंद्र में सरकार बनाई जाती है, वैसे ही बिल्कुल राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं, और राज्य के विधानसभा चुनाव में जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस किसी भी राजनीतिक दल को एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, वो पॉलिटिकल पार्टी राज्य में सरकार बनाती है। तो मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक दल एक बड़ा राजनीतिक दल है, तो हम मान के चलते हैं कि जो राज्य एक्स है उसमें पॉलिटिकल पार्टी डी की सरकार है। अब फ्रेंड्स, स्टेट एक्स में क्या होता है कि स्टेट एक्स में संवैधानिक तंत्र यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है। ओके, तो स्टेट एक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कि संवैधानिक तंत्र फेल हो जाता है। संवैधानिक तंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने का मतलब है कि वहां की सरकार जो है वो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल रही है। वहां की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। जैसे कि मान के चलिए कि स्टेट एक्ट में लॉ एंड ऑर्डर जो है, स्टेट एक्ट में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो ऐसी अवस्था में भारत के राष्ट्रपति महोदय इस स्टेट पर यानी कि इस राज्य पर राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकते हैं। ओके, तो ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति इस राज्य पर प्रेसिडेंट्स रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्री परिषद की सलाह की आवश्यकता होती है। और मैंने आपको बताया है कि मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर होता है। तो मान के चलिए कि प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बात आती है कि स्टेट एक्ट में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो चुका है। तो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद की मीटिंग बुलाते हैं और उसमें वो सभी मंत्रियों से कहते हैं कि राष्ट्रपति को इस बात के लिए सलाह देना है कि वो स्टेट एक्ट में राष्ट्रपति शासन लागू करें। अब फ्रेंड्स, इस अवस्था में देखिए, सरकार के जो मंत्री हैं यानी कि मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं उसमें या तो राजनीतिक दल ए के लोग होंगे और या फिर राजनीतिक दल बी के लोग होंगे। अब राजनीतिक दल ए के लोग भी यही चाहेंगे, चूंकि स्टेट एक्ट में, राज्य एक्ट में राजनीतिक दल डी की सरकार है, तो राजनीतिक दल ए के लोगों को स्टेट एक्ट में राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या प्रॉब्लम होगी। और बिल्कुल उसी प्रकार जो राजनीतिक दल बी है उसके जो सदस्य हैं उनको भी स्टेट एक्ट में राष्ट्रपति शासन लगाने से क्या परेशानी होगी। तो मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं या तो वो राजनीतिक दल ए के लोग हैं या वो राजनीतिक दल बी के लोग हैं। तो इस अवस्था में क्या होगा कि मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री की इस बात से राजी हो जाएंगे, और जब वो प्रधानमंत्री की इस बात से राजी हो जाएंगे तो वो राष्ट्रपति को इस बात की सलाह देंगे और राष्ट्रपति स्टेट एक्ट में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आइए अब हम एक दूसरा सीन इमेजिन करते हैं जिससे कि आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो सके।
सो फ्रेंड्स, इस बार हम एक दूसरे स्टेट का एग्जांपल लेते हैं जो कि है स्टेट बाई यानी कि राज्य बाई। अब मान के चलिए कि राज्य बाई जो है, स्टेट बाई जो है, उसमें पॉलिटिकल पार्टी बी यानी कि राजनीतिक दल बी का शासन है। अब स्टेट बाई में क्या होता है कि यहां भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी यानी कि संवैधानिक तंत्र जो है वो विफल हो जाता है यानी कि फेल हो जाती है। अब ये बात जो है ये फिर से प्रधानमंत्री के संज्ञान में आती है और प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि मंत्रिपरिषद की बैठक को बुलाते हैं। ओके, अब मंत्रिपरिषद में किन किन राजनीतिक दलों के लोग होंगे? तो डेफिनेटली मंत्रिपरिषद में राजनीतिक दल ए और राजनीतिक दल बी, इन दोनों राजनीतिक दल के लोग होंगे। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे कि राष्ट्रपति को यह सलाह देना है कि आप स्टेट बाई यानी कि राज्य बाई पर भी राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। अब फ्रेंड्स, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राजनीतिक दल ए के जितने मंत्री हैं वो अभी भी प्रधानमंत्री की इस बात से राजी हो जाएंगे, लेकिन अब चूंकि स्टेट बाई में राजनीतिक दल बी की सरकार है तो राजनीतिक दल बी के जितने भी सदस्य होंगे, राजनीतिक दल बी के जितने भी मंत्री होंगे वो प्रधानमंत्री की इस बात से राजी नहीं होंगे और वो प्रधानमंत्री पर इस बात के लिए दबाव बनाएंगे कि आप स्टेट बाई पर राष्ट्रपति शासन लागू ना करवाओ। जैसे कि मान के चलिए ये सभी राजनीतिक दल बी के लोग हैं, तो अब ये सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री पर यह दबाव बनाएंगे कि यदि आपने स्टेट बाई पर यानी कि बाई राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू करवाया तो ऐसी अवस्था में हम आपसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे और यदि हमने आपसे अपना समर्थन वापस लिया तो आपकी सरकार भी गिर जाएगी। यानी कि यदि स्टेट बाय में, यदि राज्य बाय में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो इसके साथ साथ आपको भी अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इसके साथ साथ आपको भी आपकी गद्दी छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो हम आपसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे। तो इस अवस्था में प्रधानमंत्री चूंकि दबाव में आ जाएंगे तो हो सकता है कि दबाव में आकर प्रधानमंत्री स्टेट बाय पर राष्ट्रपति शासन लागू ना करवाएं। ओके, तो यदि प्रधानमंत्री पर इस प्रकार से प्रेशर डाला जाएगा, इस प्रकार से दबाव बनाया जाएगा, तो इस अवस्था में क्या होगा कि हो सकता है दबाव में आकर प्रधानमंत्री स्टेट बाय यानी कि राज्य बाय पर राष्ट्रपति शासन लागू ना कर पाए और एक ऐसा राज्य जिसमें कि संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है उसमें वो सरकार चलती रहे। तो इस पूरी कहानी से हम क्या कंक्लूजन निकालें? तो इस पूरी कहानी से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यदि सरकार कैसी है, कोलिशन गवर्नमेंट है। ओके, यदि सरकार कैसी है, कोलिशन गवर्नमेंट है यानी कि गठबंधन सरकार है, तो ऐसी अवस्था में जो प्रधानमंत्री होता है उसका पद बहुत कमजोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे राजनीतिक दल अपने स्वार्थों के लिए प्रधानमंत्री पर बार बार प्रेशर बनाते हैं, दबाव बनाते हैं और दूसरे राजनीतिक दलों के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर प्रधानमंत्री देश के लिए सही निर्णय नहीं ले पाता और ऐसी अवस्था में क्या होता है कि प्रधानमंत्री का पद बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी देश के लिए कोई अच्छा निर्णय लेना चाहेगा या प्रधानमंत्री जब भी कोई भी निर्णय लेना चाहेगा तो जो बाकी के राजनीतिक दल हैं जिन्होंने मेन राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया हुआ है वो हर बार इस बात को लेकर दबाव बनाएंगे कि यदि आपने हमारी शर्तों को पूरा नहीं किया, यदि आपने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो हम आपसे अपना समर्थन वापस ले लेंगे और यदि हमने आपसे अपना समर्थन वापस लिया तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि आपको भी अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है फ्रेंड्स कि प्रधानमंत्री कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस यानी कि देश के हित में कोई भी कठोर निर्णय नहीं ले पाता है। प्रधानमंत्री ऐसी अवस्था में देश के लिए कोई भी अच्छे डिसीजंस या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाता है और क्या होता है ऐसे कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन सरकार बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि यदि सरकार गठबंधन सरकार है तो ऐसी अवस्था में प्रधानमंत्री का पद जो है वो कमजोर हो जाता है और प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ना तो देश के लिए अच्छे निर्णय ले पाता है और ना ही वो कठोर निर्णय ले पाता है। सो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम एक दूसरी कंडीशन इमेजिन करते हैं कि अब फिर से लोकसभा के चुनाव होने हैं। ओके, और जैसे कि मैंने आपको बताया था तो इस बार भी 4 राजनीतिक दल यानी कि 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। राजनीतिक दल ए, राजनीतिक दल बी, राजनीतिक दल सी और राजनीतिक दल डी। अब फ्रेंड्स, यहां पर जो ग्रीन कलर का सर्कल है ये है लोकसभा और जो ऑरेंज कलर का सर्कल है ये है राज्यसभा। अब मैंने आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जिस किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में
एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाएगा, वो राजनीतिक दल देश में सरकार बनाएगा। अब फ्रेंड्स इस बार क्या हुआ कि राजनीतिक दल ए यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए को 300 सीटें प्राप्त हुई। ओके, राजनीतिक दल बी यानी कि पॉलिटिकल पार्टी बी को 50 सीटें मिली, राजनीतिक दल सी को 150 सीटें मिली और राजनीतिक दल डी को इस बार 43 सीटें मिली। ओके, और आप इन सब का टोटल करेंगे तो टोटल आएगा 543। सो फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया था कि जिस किसी भी राजनीतिक दल को सरकार बनानी है, उसके पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी होनी चाहिए। और लोकसभा में पूर्ण बहुमत के लिए कितने अंक की आवश्यकता होती है? 272 सीटों की आवश्यकता होती है और 300 जो है वो 272 से अधिक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक दल ए यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए के पास इस बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत या एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। तो अब ये बात क्लियरली डिसाइड हो गई कि अब सरकार कौन बनाएगा? अब पॉलिटिकल पार्टी ए यानी कि राजनीतिक दल ए सरकार बनाएगा। अब चूंकि ये डिसाइड हो चुका है कि पॉलिटिकल पार्टी ए सरकार बनाएगी, तो अब जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं वो राजनीतिक दल ए यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए के लीडर को इनवाइट करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप आइए और आप सरकार बनाइए। तो राजनीतिक दल ए का जो लीडर है वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ओके, अब फ्रेंड्स मान के चलिए कि ये जो ब्लू कलर में मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये पॉलिटिकल पार्टी ए यानी कि राजनीतिक दल ए है, और जितने भी मैंने ब्लू कलर के डॉट्स बनाए हैं ये सभी पॉलिटिकल पार्टी ए यानी कि राजनीतिक दल ए के सदस्य हैं। और जो मैंने ये रेड कलर में बड़ा डॉट बनाया है, ये पॉलिटिकल पार्टी ए यानी कि राजनीतिक दल ए का लीडर है। अब फ्रेंड्स, राजनीतिक दल ए का जो लीडर है, यदि वो अपनी पार्टी का तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखनी है कि राजनीतिक दल ए का जो लीडर है यानी कि पॉलिटिकल पार्टी ए का जो लीडर है, यदि वो अपने राजनीतिक दल का अनडिस्प्यूटेड लीडर हो, यानी कि वो अपनी पार्टी का निर्विवाद नेता हो, अपनी पार्टी का निर्विवाद लीडर हो। सो अनडिस्प्यूटेड लीडर या निर्विवाद लीडर से क्या मतलब है कि कोई भी और सदस्य जो है वो उसकी जगह लीडर बनना नहीं चाहता हो, पार्टी का कोई भी और सदस्य उसकी जगह लीडर बनना नहीं चाहता हो, पार्टी के सभी सदस्य उसे अपना लीडर स्वीकार करते हो, पार्टी के सभी सदस्य इस बात को चाहते हो कि हमारा जो लीडर है वो ही हमारा लीडर रहे और उसी को देश का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। ओके, तो पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर यानी कि निर्विवाद लीडर होने से मतलब है कि जो व्यक्ति पार्टी का लीडर है उसे पार्टी के सभी सदस्य उसे अपना लीडर मानते हो, कोई भी और सदस्य उसकी जगह लीडर बनना नहीं चाहता हो और सभी सदस्य उससे प्यार करते हो, सभी सदस्य उसे चाहते हो और सभी सदस्य इस बात को चाहते हो कि ये जो पर्सन है, ये जो व्यक्ति है, यही देश का प्रधानमंत्री बने। तो पहला पॉइंट क्या है कि जो पार्टी का लीडर है, जो पार्टी का नेता है, जो पार्टी का लीडर है, जो पार्टी का प्रमुख है, उसे पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर यानी कि निर्विवादित नेता होना चाहिए। ओके, तो पहला है कि पार्टी के लीडर को पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर यानी कि निर्विवाद प्रमुख होना चाहिए। ओके, अब मान के चलिए फ्रेंड्स, पार्टी का ये जो लीडर है, पार्टी का ये जो प्रमुख है, ये इस पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर है, यानी कि सभी व्यक्ति चाहते हैं, पार्टी के सभी सदस्य चाहते हैं कि यही व्यक्ति हमारा लीडर रहे, कोई भी व्यक्ति इसकी जगह लीडर बनना नहीं चाहता है और हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे लीडर को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो हमारी पहली कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो गई। अब फ्रेंड्स दूसरी कंडीशन ये है कि जो लोग हैं, ओके, ये जो मैंने ऑरेंज कलर में नीचे बनाया हुआ है, ये भारत की जनता है, यानी कि ये देश के लोग हैं। ओके, भारत की जनता जो है वो इस व्यक्ति को बहुत चाहती हो, भारत की जनता पार्टी के लीडर को बहुत चाहती है और जनता चाहती हो कि इस व्यक्ति को ही देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। यानी कि जो पार्टी का लीडर है, जनता उसको बहुत ज्यादा चाहती हो और जनता ये चाहती हो कि यही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने। यानी कि पार्टी को जितने भी वोट्स मिल रहे हैं जनता से, वो उनके लीडर के नाम पे मिल रहे हैं।
इस बात का यह मतलब है कि पार्टी को चुनाव में किसने विक्ट्री दिलाई है, पार्टी को चुनाव में किसने जिताया है, पार्टी को चुनाव में उनके लीडर ने जिताया है। क्यों? क्योंकि जनता वास्तव में लीडर को चाहती है। जनता ये चाहती है कि इस व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए और केवल उस व्यक्ति के नाम पर लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया है। तो इस बात का यह कंक्लूजन है, यह निष्कर्ष है कि पार्टी को चुनाव में किसने जिताया है, उस व्यक्ति ने जिताया है जो कि पार्टी का लीडर है। उसके बाद फ्रेंड्स तीसरी कंडीशन ये है कि इस पॉलिटिकल पार्टी को, इस राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, यानी कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कि क्या इस लीडर के संदर्भ में ये सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो हमारी पहली कंडीशन थी कि जो लीडर है वो पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर हो, यानी कि निर्विवाद नेता हो। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये जो नेता है ये पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। सभी पार्टी के सदस्य इस व्यक्ति को बहुत चाहते हैं और पार्टी के सभी सदस्य चाहते हैं कि यही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बने, यानी कि पहली कंडीशन हो गई हमारी सेटिस्फाइड। ओके, दूसरी कंडीशन है कि देश की जनता इस व्यक्ति को बहुत चाहती हो। तो मान के चलिए इस व्यक्ति को देश की जनता बहुत चाहती है और जनता ने इस पार्टी को सिर्फ इसलिए वोट दिया है ताकि यह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सके, यानी कि पार्टी को चुनाव में जीत किसने दिलाई, इस व्यक्ति ने, यानी कि दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टी को चुनाव में 300 सीटें प्राप्त हुई। ओके, और 300 जो नंबर है वो 272 से अधिक है, यानी कि पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त है। तो अब मेरा सवाल है कि यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तब क्या होगा। ये तीन कंडीशन जो मैंने आपको बताई, यदि ये सेटिस्फाई हो जाती हैं तो तब क्या होगा। तो अब वीडियो को पॉज करें और 1 मिनट सोचें कि इस कंडीशन में अब क्या होगा। सो फ्रेंड्स, यदि ये तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ऐसी सरकार को हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसी सरकार को हम क्या कहते हैं, ऐसी सरकार को हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार का वो स्वरूप जिसमें कि प्रधानमंत्री जो है वो कैबिनेट पर और मंत्रिपरिषद पर हावी होता है। प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और कैबिनेट दोनों पर हावी होता है। तो इस बात का क्या मतलब है, तो इस बात का यह मतलब है कि यहां पर प्रधानमंत्री स्वयं निर्णय लेता है। ओके, यानी कि जितने भी निर्णय लिए जाने हैं देश के लिए, जितने भी निर्णय लिए जाने हैं, जितनी भी नीतियां बनाई जानी है, प्रधानमंत्री स्वयं सारे निर्णय लेता है और प्रधानमंत्री स्वयं निर्णय लेकर कैबिनेट पर और मंत्रिपरिषद पर अपने निर्णय को थोप देता है। अब फ्रेंड्स, चूंकि ये जो नेता है, अब मैंने 3 कंडीशंस क्यों बताई थी, अब चूंकि प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री पार्टी का लीडर है, यानी कि प्रधानमंत्री पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर है, निर्विवाद नेता है। ओके, प्रधानमंत्री पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर है, यानी कि पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो सभी प्रधानमंत्री को अपना वास्तविक नेता मानते हैं। वो सभी प्रधानमंत्री से सवाल नहीं कर सकते, वो सभी प्रधानमंत्री को एक हीरो की तरह मानते हैं। वो सभी ये मानते हैं कि ये हम सभी से ज्यादा, बहुत ज्यादा काबिल हैं और ये जो भी निर्णय लेंगे ये सही निर्णय लेंगे। ओके, तो चूंकि पहला चीज ये है कि प्रधानमंत्री इस पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। दूसरी चीज ये है, ओके, तो पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो प्रधानमंत्री पर कोई भी सवाल नहीं उठाएंगे और प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे पार्टी के सभी सदस्य खुशी खुशी उस निर्णय को स्वीकार करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि इस पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त हुई है और चूंकि पार्टी को लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी यानी कि पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है, इसलिए गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। यानी कि मंत्रिपरिषद में जितने भी सदस्य होंगे वो सभी पॉलिटिकल पार्टी ए यानी कि राजनीतिक दल ए के सदस्य होंगे और इन सभी सदस्यों का हीरो कौन है, इन सभी सदस्यों का अनडिस्प्यूटेड लीडर कौन है, प्रधानमंत्री। इसलिए ये सभी के सभी सदस्य प्रधानमंत्री की बात को बड़े ही आसानी से मान लेंगे। उसके अलावा यदि प्रधानमंत्री ने पॉलिटिकल पार्टी को, अपने राजनीतिक दल को चुनाव में जीत दिलाई है तो अब प्रधानमंत्री की इमेज और अधिक अच्छी बन जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि अब सब ये मानेंगे कि जनता इनको प्यार करती है, इनको जनादेश मिला है, ये रियल हीरो हैं, तो कोई भी उनकी बात पर सवाल नहीं उठाएगा। और ऐसे में क्या होगा कि प्रधानमंत्री की जो शक्ति है,
प्रधानमंत्री की जो पावर्स हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। सारे के सारे निर्णय कौन लेगा? प्रधानमंत्री लेंगे, ना तो कैबिनेट निर्णय लेगी और ना ही मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री सारे निर्णय स्वयं लेंगे और उस निर्णय को फिर वो कैबिनेट और मंत्रिपरिषद पर थोप देंगे कि आपको इस निर्णय को मानना ही पड़ेगा। और चूंकि ये जो व्यक्ति है वो अपनी पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर है, इसलिए सभी जो पार्टी के सदस्य हैं, और मंत्रिपरिषद भी कौन है? पार्टी एक ही सदस्य है, तो सारा का सारा मंत्रिपरिषद और कैबिनेट इनकी बात को आसानी से मान लेगा। तो इस तरह की सरकार को हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के क्या प्रोज और कॉन्स हैं, यानी कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अच्छाई के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके प्रोज हैं। तो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि यदि किसी दूसरे देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ओके, तो मान के चलिए किसी दूसरे देश ने क्या किया कि भारत पर आक्रमण कर दिया। अब फ्रेंड्स, चूंकि इस देश ने भारत पर आक्रमण किया है तो हमें भी इस देश को जवाब देना होगा, ओके। तो और इसके बारे में निर्णय कहां पे होगा? इसके बारे में निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, मान के चलिए कि यदि पूरी की पूरी कैबिनेट इस अवसर पर, ओके, यानी कि यदि किसी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, ओके, तो ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, एक आकस्मिक परिस्थिति है। इस परिस्थिति में यदि कैबिनेट पर डिस्कशन किया जाए, कैबिनेट में इस बात पर डिस्कशन होता है कि हमें इस देश को कैसे जवाब देना चाहिए। तो मान के चलिए ये जो मंत्री, जिन्हें मैं पिंक कलर से टिक कर रहा हूं, ये सब कह रहे हैं कि हमें उन पर पलट के आक्रमण करना चाहिए और उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। अब मान के चलिए ये जो मंत्री हैं, जिन्हें मैं ब्लैक कलर में टिक कर रहा हूं, इनका कहना है कि हम भी इनकी तरह से बिहेव नहीं कर सकते, ओके। हमारी संस्कृति है कि हम पीस को, हम शांति को प्रमोट करते हैं, तो हमें इन पर पलट के आक्रमण नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें इस देश के नेताओं से, इस देश के लीडर से बात करनी चाहिए कि आपने हम पर आक्रमण क्यों किया है, और उसके बाद हमें कोई निर्णय लेना चाहिए। हमें एकदम से उस देश पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये जो मंत्री हैं, ये कह रहे हैं पिंक कलर में, जिन्हें मैंने टिक किया है, कि नहीं, हमें इन पर डायरेक्टली आक्रमण करना चाहिए, हमें उनके नेताओं से बात करके समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ब्लैक कलर में मैंने नेताओं को टिक किया है, यानी कि मंत्रियों को टिक किया है, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें पहले इनके लीडर से बात कर लेनी चाहिए। और इस बात विवाद में क्या होगा फ्रेंड्स, कि समय निकलता जाएगा, और यदि सही समय तक कोई कंक्लूजन नहीं निकाला गया तो क्या होगा कि जो दूसरे देश की सेना है वो भारत के अंदर आ सकती है। तो अब मान के चलिए कि यदि प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि सरकार का ऐसा स्वरूप है जिसमें कि जो प्रधानमंत्री है वो कैबिनेट पर भी हावी है और मंत्री परिषद पर भी हावी है। तो अब मान के चलिए कि यानी कि अब क्या होगा कि जितने भी निर्णय है वो प्रधानमंत्री स्वयं लेगा, और उन निर्णयों को प्रधानमंत्री कैबिनेट और मंत्री परिषद दोनों पर थोप देगा, यानी कि उनको प्रधानमंत्री के निर्णय मानने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां पर चूंकि एक व्यक्ति निर्णय ले रहा है, इसलिए ना तो कोई वाद विवाद की आवश्यकता है, ना ही डिबेट की आवश्यकता है, ना ही कोई डिस्कशन की आवश्यकता है। तो क्या होगा कि प्रधानमंत्री तुरंत निर्णय ले लेंगे, तुरंत के तुरंत प्रधानमंत्री निर्णय ले लेंगे। तो मान के चलिए प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया कि हमें भी इस देश पर पलटवार करना चाहिए, तो जैसे ही प्रधानमंत्री इस बात को डिसाइड करेंगे, वो तुरंत कैबिनेट को अपनी बात बता देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी बात बता देंगे, और तुरंत भारत की सेना को आदेश दिया जाएगा कि आप भी उन पर पलटवार कीजिए। और हमारी सेना उन पर पलटवार करेगी और क्या करेगी, उनको हमारे देश से बाहर खदेड़ देगी। तो जब कभी भी देश में इमरजेंसी कंडीशन हो, यानी कि आकस्मिक परिस्थिति हो, तो किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में निर्णय बहुत क्विकली लिए जाने चाहिए, यानी कि शीघ्र लिए जाने चाहिए। क्योंकि यदि निर्णय लेने में देर की जाए, उसको डिले किया जाए, तो उससे परिणाम जो है वो काफी खराब भी हो सकते हैं। तो ऐसी आकस्मिक परिस्थिति या इमरजेंसी कंडीशन में प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बहुत सही होती है। क्योंकि यहां पर चूंकि निर्णय केवल एक व्यक्ति लेता है, इसलिए निर्णय बहुत जल्दी ले लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम चर्चा करते हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डीमेरिट्स, यानी कि इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, किसी भी संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो मंत्री परिषद है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो
संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिपरिषद संसद के निचले सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यानी कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब भारत में संसद का निचला सदन कौन है? भारत में संसद का निचला सदन है लोकसभा। तो भारत में क्या सिस्टम है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से यानी कि कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अब यहां पर सामूहिक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने का मतलब है कि यदि दंड दिया जाएगा, यदि मंत्रिपरिषद का कोई निर्णय गलत जाता है तो भले ही वो निर्णय किसी एक मंत्रालय से संबंधित ही क्यों ना हो, लेकिन दंड पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को दिया जाएगा। यदि हटाया जाएगा तो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद को हटाया जाएगा। अब फ्रेंड्स, मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या महत्व है, यानी कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी क्यों बनाया गया? फ्रेंड्स, इस बात के कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस बात का एक कारण आज मैं आपको और समझाता हूं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इस बात का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाएंगे, यानी कि मंत्रिपरिषद में निर्णय कलेक्टिवली लिए जाएंगे। ओके, मंत्रिपरिषद में निर्णय जो है सामूहिक रूप से लिए जाएंगे। और निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाने का मतलब है कि जो निर्णय है वो प्रत्येक मंत्री द्वारा लिया जाएगा, यानी कि उस निर्णय का समर्थन प्रत्येक मंत्री करेगा। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रिपरिषद के बिहाफ में निर्णय कौन लेता है? कैबिनेट लेती है। तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद के बिहाफ में निर्णय लेती है। तो कैबिनेट मंत्रिपरिषद के बिहाफ में निर्णय लेती है। इस बात का मतलब यह है कि कैबिनेट निर्णय लेती है और वो निर्णय अपने आप मंत्रिपरिषद का निर्णय बन जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कैबिनेट जो निर्णय लेती है वो उन निर्णयों को कलेक्टिवली लेती है, यानी कि सामूहिक रूप से लेती है। यानी कि कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो सभी के सभी मंत्री एक साथ मिलकर उस निर्णय को लेते हैं। कैबिनेट के सभी मंत्री साथ मिलकर उस निर्णय को ले रहे हैं। इस बात का यह मतलब है कि यदि मान के चलिए कोई भी डिसीजन है, कोई भी निर्णय है, यदि वो लिया जाना है, देश के संदर्भ में किसी भी निर्णय को लिया जाना है, तो अब क्या होगा? सबसे पहले ये जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो उस निर्णय के लिए डिबेट करेंगे, वाद विवाद करेंगे, वो उस निर्णय से संबंधित डिस्कशन करेंगे, वो क्या करेंगे? उस निर्णय पर चर्चा करेंगे। शुरुआत में क्या होगा कि कुछ मंत्री उस निर्णय के पक्ष में होंगे और कुछ मंत्री उस निर्णय के विपक्ष में होंगे। बाद में जब जैसे जैसे वाद विवाद और चर्चा आगे बढ़ेगी तो सभी मंत्री एक सामंजस्य पर पहुंचेंगे। ओके, और जब सभी मंत्री एक सामंजस्य पर पहुंच जाएंगे तो देश को एक बहुत ही बेहतरीन निर्णय मिल सकेगा। यानी कि फ्रेंड्स, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जब भी कोई निर्णय लिया जाता है, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है, तो सबसे पहले उस डिसीजन पर कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं वो डिस्कस करते हैं, यानी कि वो चर्चा करते हैं। उसके बाद वो उस निर्णय पर डिबेट करते हैं, वाद विवाद करते हैं। और उस निर्णय पर चर्चा करने से और वाद विवाद करने से क्या होता है कि उस निर्णय में जितनी भी गंदी बातें होती हैं, जितनी भी बेकार चीजें होती हैं, वो सभी बेकार चीजें उस निर्णय से रिमूव कर दी जाती हैं, हटा दी जाती हैं। और उस निर्णय की जितनी भी अच्छी चीजें होती हैं, जो कि देश के लिए अच्छी होती हैं, उन सभी चीजों को उस निर्णय में रखा जाता है और उसके बाद उस निर्णय को लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि हमारे देश को एक अच्छा निर्णय यानी कि एक गुड डिसीजन मिल पाता है। और देश को गुड डिसीजन क्यों मिल पाता है? क्योंकि उस डिसीजन पर डिस्कशन हुआ है, डिबेट हुई है, और उस डिसीजन के जितने भी बैड पॉइंट्स थे, जो भी उस निर्णय की खराब चीजें थी, उनको हटा दिया गया है और अब उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें बची हैं। और उस डिसीजन पर डिस्कशन और डिबेट क्यों हुआ है, यानी कि उस डिसीजन पर वाद विवाद और चर्चा क्यों हुई है? क्योंकि उस निर्णय को पूरे के पूरे कैबिनेट ने मिलकर लिया है। सभी के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने उस पर वाद विवाद किया है, चर्चा की है, और सभी ने उसके खराब पॉइंट्स को हटाकर उसके सिर्फ और सिर्फ अच्छे पॉइंट्स को निर्णय में सम्मिलित किया है। तो इस प्रकार से क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जब भी किसी निर्णय को सामूहिक रूप से लिया जाता है तो उस निर्णय में बहुत सारे लोगों को शामिल किया जाता है। जैसे कि यदि किसी निर्णय को कैबिनेट ने सामूहिक रूप से लिया है, इस बात का यह मतलब है कि उस निर्णय में कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हैं। और जब उस निर्णय में कैबिनेट के सभी मंत्री शामिल हैं, जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं, एक्सपीरियंस्ड मंत्री हैं, जिनको काफी अनुभव है, तो हमारे देश को एक अच्छा निर्णय मिल पाता है।
अब फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें कि प्रधानमंत्री कैबिनेट पर हावी हो। इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री स्वयं निर्णय लेता है और वो अपने निर्णय को कैबिनेट पर भी थोप देता है और मंत्री परिषद पर भी थोप देता है। तो चूंकि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति ना तो आपस में डिस्कस कर सकता है और ना ही वो अपने आप से डिबेट कर सकता है। और हम जानते हैं कि गलती करना मानव का स्वभाव होता है। टू एड इज ह्यूमन। कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकता। कोई भी पर्सन कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी ब्रिलियंट हो, लेकिन एक चांस होता है कि वो गलती जरूर करेगा। ओके, और हम किसी भी एक व्यक्ति की गलती पर पूरे के पूरे देश के भविष्य की रिस्क नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यदि प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया निर्णय गलत गया तो उससे पूरे के पूरे देश की जनता पर इफेक्ट पड़ेगा। ओके, इसलिए हम किसी एक व्यक्ति की गलती का प्रभाव भारत की पूरी जनता पर नहीं पड़ने दे सकते। और फ्रेंड्स, चूंकि एक व्यक्ति ना तो स्वयं से डिस्कशन कर सकता है, ना ही डिबेट कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति ना ही भगवान है कि उससे गलती नहीं हो सकती। गलती करना मानव का स्वभाव है, इसलिए यह भी स्वाभाविक है कि भारत के प्रधानमंत्री से भी गलती हो सकती है। सो फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे पहला डीमेरिट, यानी कि सबसे पहला नुकसान यह है कि इस सरकार में सारे के सारे निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिए जाते हैं, जो कि है भारत का प्रधानमंत्री। ओके, और चूंकि निर्णयों को एक व्यक्ति द्वारा लिया जाता है, इसलिए यहां पर ना ही तो कोई डिस्कशन किया जाता है, ना ही कोई डिबेट की जाती है। और निर्णय के जितने भी प्रोज और कॉन्स हैं, यानी कि इस निर्णय से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की जाती है। यानी कि इस बात के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं कि ये निर्णय देश के लिए गलत भी हो सकता है। इस निर्णय से देश की जनता पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। और चूंकि निर्णय एक व्यक्ति द्वारा लिए जा रहे हैं, इसलिए इन निर्णयों को सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता। इन निर्णयों को सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता। और संसदीय शासन प्रणाली क्या कहती है? संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांत कहते हैं कि सभी निर्णयों को पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांत कहते हैं कि किसी भी निर्णय को पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए। किसी भी निर्णय को सामूहिक रूप से इसलिए लिया जाना चाहिए ताकि उस निर्णय के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस निर्णय के जितने भी फायदे और नुकसान हैं, उसके बारे में चर्चा की जा सके और उस निर्णय के जितने भी नुकसान हैं उनको हटाकर देश के लिए एक बेहतरीन निर्णय लिया जा सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चूंकि एक व्यक्ति निर्णय लेता है, इसलिए वो निर्णय सामूहिक नहीं होते, जो कि सबसे पहले तो संसदीय शासन प्रणाली के सिद्धांतों के खिलाफ है। उसके बाद दूसरी चीज यह है कि उस निर्णय के जितने नुकसान और फायदे हैं उन पर नजर नहीं डाली जाती, जिसके कारण देश को एक खराब निर्णय मिलने के चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। तो यह है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सबसे पहला नुकसान। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की दूसरे डीमेरिट यानी कि दूसरे नुकसान के बारे में चर्चा करते हैं। सो फ्रेंड्स, मान के चलिए कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो है मिस्टर एक्स। ओके, सो भारत का प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? मिस्टर एक्स। और जो मिस्टर एक्स है वो प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नेता है, यानी कि वो एक ऐसी सरकार का नेता है जहां पर प्रधानमंत्री, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों पर हावी होता है। यानी कि यहां पर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। सबसे पहले तो ये अपनी पार्टी का अनडिस्प्यूटेड लीडर है। उसके बाद मिस्टर एक्स जो है उसने अपनी पार्टी को चुनाव में जीत दिलवाई है। और उसके बाद तीसरी चीज ये है कि इसकी पार्टी को लोकसभा में पूर्ण बहुमत यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्राप्त है। तो जो मिस्टर एक्स है वो अपनी पार्टी का कौन है? वो अपनी पार्टी का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। उसने अपनी पार्टी को चुनाव में जीत दिलवाई है और उसके अलावा उसकी पार्टी के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हेड है, यानी कि एक ऐसी सरकार का मुखिया है जिसमें सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री स्वयं लेता है और प्रधानमंत्री अपने निर्णय कैबिनेट और मंत्रिपरिषद दोनों पर थोप देता है। ओके, अब फ्रेंड्स, चूंकि सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं तो यहां पर सारे डिसीजंस कौन लेगा? मिस्टर एक्स सारे निर्णय लेगा, यानी कि सारे के सारे डिसीजंस लेगा।
अब मान के चलिए मिस्टर एक्स ने कोई डिसीजन लिया, कोई निर्णय लिया, और उसका जो निर्णय है, उसका जो डिसीजन है, उसके परिणाम भारत की जनता के लिए बहुत ही ज्यादा बेकार सिद्ध हुए। उस यानी कि हम सीधी भाषा में कहें तो उसका जो डिसीजन है वो फेल हो गया, यानी कि उसका जो डिसीजन है वो विफल हो गया। उसने जो डिसीजन लिया था, उसने जो निर्णय लिया था, उसके परिणाम भारत की जनता के लिए बहुत ज्यादा विपरीत हुए, और जिसके कारण बहुत सारे लोगों को सफर करना पड़ा, बहुत सारे लोगों को कष्ट झेलना पड़ा। तो अब ये जो मैंने यहां ऑरेंज कलर में बनाई हुई है, ये है भारत की जनता। तो मैंने आपको बताया था कि जब चुनाव हुआ था तो भारत की जनता इस व्यक्ति को बहुत पसंद करती थी। भारत की जनता चाहती थी कि यही व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री बने। लेकिन क्योंकि अब इस व्यक्ति के ही कार्य के कारण जनता को बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए जनता अब इस व्यक्ति से नफरत करने लगी, जनता इस व्यक्ति से हेट करने लगी, और जनता इस व्यक्ति को हटाना चाहती है। ओके, अब फ्रेंड्स मान के चलिए कि कोई ऐसी बात सामने आई जिसके चलते कोर्ट ने आदेश दिया कि मिस्टर एक्स को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मान के चलिए ऐसी कोई बात सामने आई जिसके चलते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि मिस्टर एक्स को अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब फ्रेंड्स, अब मिस्टर एक्स के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा कि मैं अपनी गद्दी को कैसे बचाऊं। तो मान के चलिए अब चूंकि जनता तो मिस्टर एक्स को हिट कर ही रही है, ओके, और कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है कि मिस्टर एक्स को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो अब मिस्टर एक्स इस बात की सोच में पड़ जाएगा कि मैं अपने पद को कैसे बचाऊं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में प्रावधान करता है। और नेशनल इमरजेंसी दो कारणों से लगाई जा सकती है, एक्सटर्नल रीजंस और इंटरनल रीजंस, यानी कि बाहरी कारण और आंतरिक कारण। बाहरी कारण में भी दो प्रकार के कारण हो सकते हैं। बाहरी कारण में एक कारण हो सकता है कि किसी दूसरे देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया हो, यानी कि युद्ध, यानी कि भारत किसी देश के साथ युद्ध लड़ रहा हो। और दूसरा कारण हो सकता है एक्सटर्नल अग्रेशन। एक्सटर्नल अग्रेशन का मतलब होता है किसी दूसरे देश ने भारत में घुसपैठ कर दी हो। तो इन दोनों आधारों पर भारत में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। उसके अलावा इंटरनल इमरजेंसी इंटरनल कारणों से यानी आंतरिक कारणों से कब लगाई जा सकती है? तो फ्रेंड्स, पहले क्या प्रावधान था? पहले यह प्रावधान था, फ्रेंड्स, मूल संविधान में यह दिया गया था कि यदि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आंतरिक अशांति होती है तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ओके, लेकिन बाद में इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द को हटा के आर्म्ड रेबिलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को डाल दिया गया, यानी कि अब आंतरिक कारण पर राष्ट्रीय आपातकाल केवल तब लगाया जा सकता है जब देश में सशस्त्र विद्रोह हो। लेकिन पहले क्या सिस्टम था? पहले ये सिस्टम था कि यदि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आंतरिक अशांति हो तो इस आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता था। ओके, तो हम इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आंतरिक अशांति वाले आधार को लेके मैं आपको इस एग्जाम्पल को समझाता हूं। ओके, तो मान के चलिए कि ये पहला वाला सिस्टम है। अब डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि लोग प्रधानमंत्री से नफरत कर रहे हैं, यानी कि लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को उससे पद से हटाया जाए। तो लोग जुलूस भी निकालेंगे, लोग प्रदर्शन भी करेंगे और लोग अपनी मांगी भी प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। तो अब प्रधानमंत्री को क्या है कि अपने पद को बचाना है, प्रधानमंत्री को अपने पद को बचाना है। तो प्रधानमंत्री अब क्या बहाना दे सकते हैं कि आर्टिकल 352 में यह दिया गया है कि यदि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आंतरिक अशांति हो तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। यदि देश में इंटरनल डिस्टरबेंस यानी कि आंतरिक अशांति हो तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। फ्रेंड्स, यहां पर आपको याद रखना है कि संविधान में आंतरिक अशांति यानी कि इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द का इस्तेमाल मूल संविधान में किया गया था। लेकिन फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1972 द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978।
44वें संशोधन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया था और उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को डाल दिया गया था। तो आज की व्यवस्था यह है कि अभी संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द का उल्लेख है, लेकिन पहले क्या था, पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। तो यहां पर मैं आपको आंतरिक अशांति का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। तो प्रधानमंत्री ने क्या बहाना बनाया कि चूंकि देश में लोग विद्रोह कर रहे हैं, देश में चारों तरफ अशांति है, तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। अब ये चूंकि एक प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि एक ऐसी सरकार है जिसमें कि प्रधानमंत्री, कैबिनेट और मंत्रिपरिषद पर हावी रहता है, तो अब निर्णय कौन लेगा? अब निर्णय लेगा प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री उस निर्णय को कैबिनेट पर भी थोप देगा और मंत्रिपरिषद भी थोप देगा। ओके, और उसके बाद प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश में आपातकाल घोषित करवा देगा। और यदि एक बार आपातकाल घोषित हो गया तो उसके बाद अब प्रधानमंत्री को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। तो इस पूरी कहानी से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं फ्रेंड्स? इस पूरी की पूरी कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, यानी कि सरकार का ऐसा रूप जिसमें कि प्रधानमंत्री कैबिनेट पर और मंत्रिपरिषद पर हावी होता है, सरकार का ऐसा रूप जिसमें कि सारे के सारे निर्णय प्रधानमंत्री स्वयं लेता है, उसमें यह भी एक संभावना है कि प्रधानमंत्री ऐसे डिसीजंस ले, प्रधानमंत्री ऐसे निर्णय ले जो कि देश के हित में नहीं हो, जो कि कंट्री के हित में नहीं हो, जो कि प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल कैरियर, जो कि प्रधानमंत्री का कैरियर बचाने के लिए हो। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान के चलिए कोर्ट ने प्रधानमंत्री को क्या आदेश दिया कि आप अपना पद खाली करें, तो अब प्रधानमंत्री ये बात सोचने लगा कि मैं अपने पद को कैसे बचाऊं। तो प्रधानमंत्री ने क्या निर्णय ले लिया? प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हम देश पर आपातकाल लगा देते हैं। प्रधानमंत्री ने देश पर आपातकाल लगाया और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसे अपना पद से त्याग पत्र नहीं देना पड़ा, उसके बाद उसे अपना पद नहीं छोड़ना पड़ा। ओके, लेकिन ये जो निर्णय था, इस निर्णय के कारण पूरे के पूरे देश पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया और जिसकी कीमत किसको चुकानी पड़ी? जिसकी कीमत भारत की जनता को चुकानी पड़ी, जिसका हर्जाना किसको भरना पड़ा? जिसका हर्जाना भारत की जनता को भरना पड़ा। ओके, तो फ्रेंड्स इस कहानी से हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसी सरकार, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें कि प्रधानमंत्री कैबिनेट पर हावी होता है, उसमें बहुत अधिक चांसेस होते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे निर्णय ले जो कि उसके खुद के भले के लिए हो, जो कि उसके खुद के कैरियर के लिए हो, जो और ऐसे निर्णय ले जो कि राष्ट्रहित में नहीं हो। ओके, सो प्रधानमंत्री ऐसे निर्णय भी ले सकता है जो कि राष्ट्र के हित में नहीं हो, लोगों के हित में नहीं हो, उसके खुद के हित में हो, उसके खुद के इंटरेस्ट में हो। फ्रेंड्स, जो स्टोरी मैंने आपको अभी सुनाई इस चीज को समझाने के लिए, सो फ्रेंड्स ये है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का दूसरा डीमेरिट, यानी कि दूसरा नुकसान। फ्रेंड्स, अभी मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई है प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के दूसरे नुकसान को समझाने के लिए, ये चीज भारत के साथ एक बार इतिहास में हो चुकी है। ओके, अब फ्रेंड्स चूंकि ये YouTube चूंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसलिए ना तो मैं यहां किसी व्यक्ति का नाम ले सकता हूं और यहां पे मैं आपको एक्चुअल बैकग्राउंड और एक्चुअल स्टोरी भी नहीं बता सकता हूं। इसलिए मैंने आपको मॉडिफाई करके स्टोरी इस तरह से समझाई है ताकि आप प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो दूसरा डीमेरिट है उसको अच्छे से समझ सकें कि यदि ऐसी सरकार होती है जिसमें कि प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली हो, यदि प्रधानमंत्री कैबिनेट पर हावी हो, तो वो ऐसे निर्णय भी ले सकता है जो कि उसके स्वयं के हित में हो, जो कि देश की जनता के हित में नहीं हो। तो ये जो मैंने आपको पूरी की पूरी स्टोरी सुनाई, ये एक बार भारत के इतिहास में हो चुकी है। लेकिन चूंकि YouTube एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसलिए यहां पर ना ही तो मैं किसी लीडर का नाम ले सकता हूं और ना ही मैं आपको एक्चुअल स्टोरी पूरी डिटेल में सुना सकता हूं। अगर हमारा ये प्राइवेट क्लासरूम होता तो मैं आपको इस स्टोरी को पूरी डिटेल में सुनाता, और यहां पर मैंने स्टोरी की कुछ चीजों को मॉडिफाई कर दिया है क्योंकि उस समय संविधान के प्रावधान कुछ अलग थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस समय क्या था कि संविधान में लिखा हुआ था कि यदि आंतरिक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो ये आंतरिक आधार पर आंतरिक कारणों से राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति शब्द का उपयोग किया गया था कि देश में यदि आंतरिक अशांति हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको बदल दिया गया और अब लिख दिया गया
कि यदि देश में सशस्त्र विद्रोह हो यानी कि आर्म्ड रेविलियन होता है, केवल उस परिस्थिति में ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इंटरनल रीजंस पे यानी कि आंतरिक कारणों में केवल अब आर्म्ड रेविलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह को इंक्लूड किया गया है। तो उस समय संविधान के प्रावधान कुछ अलग थे, आज संविधान के प्रावधान अलग हो चुके हैं, उनमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। इसलिए इस पूरी की पूरी स्टोरी को मैंने आपको इस तरह से समझाया है ताकि आप इस बात को समझ सकें, कि यदि प्रधानमंत्री बहुत अधिक शक्तिशाली आदमी है, यदि प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कैबिनेट पर और मंत्रिपरिषद पर हावी है, यानी कि यदि देश में प्राइम मिनिस्टरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसे निर्णय ले सकता है जो कि उसके स्वयं के हित में हो, जिससे कि पूरे के पूरे राष्ट्र का नुकसान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, अब आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है और आपका असाइनमेंट ये है कि आपको प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तीसरे डिमेरिट यानी कि तीसरे नुकसान के बारे में सर्च करना है और सोचना है, और उसके बाद आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे इसका आंसर बताना है, और जो भी सही आंसर देगा उसका नाम मैं अगली क्लास में अनाउंस करूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें और इस चैनल को उन सभी लोगों तक पहुंचाएं जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, नोट्स की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है और आप मेरी वेबसाइट prashantias.com से भी नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।